आप सभी का स्वागत हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा परंतु ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये शायद आपको एक फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में ज़रूर बताएगा कि कहाँ पर हमारे साथ फ्रॉड होता है और हमारे को कहाँ पर बचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आशा करूंगा कि हो सके कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपको कुछ कंसेप्ट्स बताएंगे जिसको आपको काफ़ी ध्यान रखना है। जब भी स्पॉन्जी स्कीम की बात आती है कि एक के साथ दो जोड़ो, दो के साथ चार जोड़ो और चार के साथ आठ जोड़ो, आपको सतर्क हो जाना है उस मामले में, क्योंकि ऐसे ऐसी चीज़ें जो है वो फ्रॉड ही निकलती हैं और अंत में जो है वो हमारे को ही नुकसान हो जाता है। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा फ्रॉड निकली कि हिमाचल प्रदेश की बात करूं कि क्रिप्टो करेंसी में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, 2000 करोड़ का तकरीबन जो है वो घाटा हुआ। और जो इसका मोड ऑफ ऑपरेंडी था, जिसने इसका बनाया था, वो बाहर फरार है और लोग यहाँ पर तरसते हैं कि हमारा पैसा हमारे को वापस लो। परंतु ये फ्रॉड का पैसा है। अब ये तो मेरे को नहीं लगता है कि ये पैसे वापस आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो थी, ये फ्रॉड हुआ। उसने कंपनीज बनाई थी, कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा, बॉन्ड किया जाएगा और उसको एनसीएलटी में लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो कंपनी जहाँ जहाँ पे फ्रॉड हुआ उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके ईडी के साथ और इनकम टैक्स के मिलके कोर्ट का मामला है। परंतु जिन लोगों के साथ असल में फ्रॉड हुआ है, मेरे को नहीं लगता है कि उनके पैसे वापस मिलेंगे। और वो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये ठगी का मामला है। क्योंकि सरकारें समय समय पर आपको बताती रहती हैं कि इन चीज़ों से बचिए, परंतु हम फिर भी इन जालों में जो है लोगों में फंसते हैं। ये एमएलएम की जो स्कीमें हैं ना, कि 2 से 4 जोड़ो, 4 से 8 जोड़ो, ये कहीं ना कहीं अंत में आपको धोखा ही देती हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने अभी देखा, हिमाचल में 2000 करोड़ का नुकसान। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, स्टॉक मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमारे को यह पता होना चाहिए कि इसका संचालन कौन कर रहा है। इसका एनएससी संचालन कर रही है, बीएससी संचालन कर रही है। अगर हमारे हमारे पास करेंसी आती है, हम बैंक में एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, तो हमारे को पता है इसका संचालन कौन कर रहा है। आरबीआई और आपके पास सीबी इसका संचालन कर रही है। म्यूचुअल फंड का कौन कर रहा है? सीबी संचालन कर रही है। परंतु इन क्रिप्टो करेंसीज का संचालन ही कोई नहीं करता है, तो हम तो अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करेंगे। और ये इतना 2018 से लेकर 23 तक चला रहा, परंतु इसमें सीधी सी बात थी, एक व्यक्ति ने एक फर्जी वेबसाइट लगाई, करोड़ों रुपए उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाए और अपने कॉइन लॉन्च कर दिए। और उन कॉइनों की प्राइस मान लो कि 500 रुपए पहुंचाई और 2 दिन बाद उसकी 700 पहुंचाई, 800 पहुंचाई और 1000 रुपए पहुंचाई। इन झांसे में लोग आ गए और अपना पैसा और अपने रिश्तेदारों का भी पैसा फंसाया। जब उस किंग पिन को लगा कि अब पैसा बहुत इकट्ठा हो गया, वो स्टॉक की प्राइस को ऊपर पहुंचाया और उसके बाद नीचे पहुंचा दिया। लोगों को उनका पता था कि पैसे मिलने नहीं थे और उसने वो पैसा निकाल के करोड़ों की संपत्ति बनाई और फ्रॉड हो गए, भाग गया। जब लोगों को पता लगा कि देखिए ये कुछ ना कुछ फ्रॉड चल रहा है, तब कुछ लोग खुल के सामने आए। परंतु कुछ लोग अभी भी चुप बैठे हुए थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो मैं अब पुलिस कंप्लेंट क्यों करूंगा, क्योंकि यही तरीका था। और इसका फायदा जो था वो बाहर पैसे उड़ा के बाहर की तरफ जो था वो भाग गया। और हमारे देश में तकरीबन एक सर्वे के अनुसार 5% लोग जो है ना, वो फाइनेंशियल लिटरेसी की जो है वो समझ रखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही पता नहीं होता कि हम पैसा लगा रहे हैं वो कहाँ पर लगा रहे हैं, किस किस स्कीम के अंतर्गत लगा रहे हैं। और लोगों का वैसे ही फाइनेंशियल कंपनीज के प्रति जो है वो रुझान कम है, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए भी जो है एक बैड इमेज जो है वो यहाँ पर चली जाती है। थोड़ी सी मैं बात करूँगा कि हिमाचल प्रदेश में ये क्यों हुआ। ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये लालच जो है ना, बहुत पुरानी कहावत है कि लालच बुरी भला है। और इसी के कारण जो था, कई लोगों ने 16 लाख लगाए, कईयों ने अपनी प्रॉपर्टीज लगा दी, कईयों ने गहने बेच के उसके ऊपर लगा दिया। और अंत में क्या मिला? अंत में सिर्फ एक धोखा मिला और धोखे को लेकर वो फरार हो गया। और ये उसने किया क्या? सिंपल सी एक वेबसाइट बनाई, उसके कॉइन लॉन्च किया, अपने आप ही स्टॉक की प्राइस खुद ही मैनिपुलेट करके, एडिट करके 500 से 700, 800, 1000 रुपए पहुंचाई और लोगों को दिखाया कि देखो कितना ऊपर जा रहा है। और एक दिन जब उसका मन किया, वो स्टॉक की प्राइस गिरा दी और जो पैसा उसकी कंपनी के पास आया वो अपनी जेब में डाला, फरार हो गया और करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। अब लोगों को यहाँ पे ये भी समझना चाहिए था कि इसका मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है, इसका संचालन का तरीका क्या है। जो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसका कौन सा संचालन है। बिटकॉइन की बात करूंगा, ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन का किसको क्या पता कि कहाँ से ये संचालन कर रहा है। आरबीआई है। जब भी हम देखिए, अब हम हमारे को ये समझने की जरूरत है कि हमारा पैसा जो लग रहा है वो किसके अंडर लग रहा है। क्योंकि देखिए, आरबीआई ने तो बहुत सारी चीज़ें करी, उसमें एनबीएफसी भी है, उसमें कॉरपोरेट सेक्टर्स भी हैं, उसमें बैंक्स भी हैं, उसके पास आपके पास कंपनीज भी हैं। परंतु मैं आपको यहाँ पे भी ये चीज़ बता दूं कि एनबीएफसी एक कंपनी होती है। जब भी हम यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लगाते हैं, यहाँ पे आरडी और एफडी में पैसा लगाते हैं, अगर कंपनी नुकसान में चली गई, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो कंपनी आपका पैसा लेगी, भाग जाएगी, क्योंकि कंपनी के अपने रूल्स हैं, अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, अपने प्रोटोकॉल्स हैं। परंतु जब भी बैंक एक फ्रॉड होता है, अभी आपने देखा यस बैंक में फ्रॉड हुआ, क्या हुआ? वो तो फ्रॉड हुआ, राणा कपूर अंदर था, बैंकों के अंदर फ्रॉड हुआ, पर जिन लोगों का पैसा था वहां पे कम से कम वो तो बचा। हालांकि स्टॉक उसका गिरा, ऊपर से लेके वो नीचे गिरा, परंतु जिन लोगों की जमा पूंजी थी वो कम से कम बची रही और सरकार ने वो पैसा देने की वापस करी और उसको एसबीआई ने टेक ओवर करा।
वहीं आप देखिए DHFL के हालात रहे, हाउसिंग लोन्स देता था, ऐसे हाउसिंग लोन लिए यस बैंक और DHFL ने कि लोगों के जो इंटरेस्ट रेट एक तो ज़्यादा थे, परंतु लोगों के साथ जो था वो इसमें भी धोखा क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिए, बाद में स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट किया, बाद में स्टॉक की प्राइस को नीचे गिरा दिया और लोग फिर ठगे महसूस कर गए। 1992 की बात करें, हर्षद मेहता ने वही करा कि जो कंपनी एक घर के अंदर चलती थी उसका ACC के स्टॉक की बात करें तो वो 900 रुपये से 9,000 रुपये तक पहुंचाया और बाद में स्टॉक को गिरा दिया, क्योंकि वो बैंकों से लोन लेता था, वो लोन लेके उस स्टॉक को मैनिपुलेट करता था और उसको नीचे गिरा देता था। तो इस झांसे में काफ़ी लोग आए, काफ़ी स्टॉक मार्केट वहाँ पे क्रैश हुई, परंतु हिमाचल में ये हालात हो गए कि लोग क्रिप्टो करेंसी के झांसे में फंसे और वहाँ पे पैसा गिरा दिया। और इसमें झांसे का फंसने का तरीका क्या था? एक सिंपल था, वेबसाइट बनानी थी, करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च दिए, लोगों को दिखाया, सॉफ्टवेयर दिखाए और लोग उसमें फंसते गए, पैसा लगाते रहे और अंत में वो बाहर निकल गया। तो यही चीज़ है कि जब हम फाइनेंशियली लिटरेसी नहीं रखते हैं कि हमारे को अपना पैसा कहाँ पे डालना है, हालांकि एक एज होती है 22 साल, यहाँ पर आपको फाइनेंशियली लिटरेसी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकारों को भी चाहिए कि समय के ऊपर इसके ऊपर बातें करते रहे। हालांकि जो सरकार के द्वारा संचालन की गई चीज़ें हैं, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, यहाँ पे बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं, तो ये क्रिप्टो करेंसी किसने पूछी? तो इन चीज़ों का हमारे को ध्यान देना ज़रूरत थी कि इसको ध्यान दिया जाता, ताकि इतने बड़े बड़े किंग पिन जो लोगों का करोड़ों रुपए, जो अरबों रुपए लेके डकार के बाहर भाग गए, शायद उनके पैसे आने के तो अब मेरे को लगता नहीं कि कोई चांसेस है, क्योंकि सरकार, पुलिस, SIT बैठी है, वहाँ पे ED अटैच करेगा, इनकम टैक्स अटैच करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ को, उसके बाद सेल होगी, फिर उसके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, क्योंकि शिमला में ही इसका जो है, कल DGP साहब ने इसकी मीटिंग करी कि इसका ट्रायल जो है वो शिमला में चलेगा। परंतु आज हमारे को सोचने का, समझना चाहिए कि जब भी ऐसी स्पॉन्जी स्कीम्स आती हैं, चाहे किसी की भी आती हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी कुछ हिमाचल में कंपनीज़ हैं, कुछ लिमिटेड कंपनीज़ हैं कि लोगों से पैसा लेके जी आप 50 रुपये लगाओ, 100 रुपये लगाओ, ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी कंपनीज़ हैं, और अंत में लोगों को क्या लगता है कि जी हमारे साथ नुकसान हो गया। आपके पास हैं, बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, यहाँ पे आप पैसा लगाइए, ताकि आपका पैसा तो कम से कम सुरक्षित है। कल को स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपका पैसा तो सुरक्षित है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो निवेश जो है ना, जोखिमों से भरा होता है। जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होती है, आप इसके ऊपर पैसा मत लगाइए। हमारे को क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं है, हमने आज तक पैसा नहीं लगाया। हमारे को ठीक है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स मार्केट की ज़रूर नॉलेज रखते हैं, परंतु उसमें भी पैसा हिसाब से लगाते हैं। और यहाँ पर लोगों ने ऐसा उसने अपने जाल में फंसाया कि हिमाचल की जनता जो है इस जाल में फंसती रही। तो मैं आपसे बार बार कोशिश यही करूँगा कि जब तक आपको फाइनेंशियली लिटरेसी नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है कि आपका कमाया हुआ पैसा जो है कहाँ पर लगाना है, आप ऐसे झांसों में ना फंसे। सबसे अच्छा आपको यही रहेगा, क्योंकि देखिए कभी हम म्यूचुअल फंड्स पे पैसा लगाते हैं, हालांकि म्यूचुअल फंड अच्छी है, लोग लगाते हैं, काफ़ी कंपनीज उसके ऊपर पैसा लगाती हैं और अच्छा निवेश का तरीका है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म्स के स्टॉक्स लेते हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं। हम स्टॉक मार्केट को फ्रॉड नहीं बोल सकते, म्यूचुअल फंड्स को फ्रॉड नहीं बोल सकते, परंतु जब जब ऐसे ऐसे स्कैम्स हमारे सामने आते हैं तो लोगों को यह भी डर लगता है कि शायद ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज जो हैं ये भी फ्रॉड है। और हैरानी की बात है कि 18 से लेकर 23 तक ये फ्रॉड चलता रहा, 5 साल हो गए, परंतु बोलने वाले बड़े कम हुए। और जब लगा, क्योंकि देखिए जब मेरे साथ धोखा हो जाए तो वो धोखा किसकी वजह से हुआ? वो मेरी अपनी नॉलेज ना रखने के कारण धोखा हुआ और मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे को पता था कि गलती मेरी है। अब जब इतने स्कैम्स ये बढ़ता गया और तब ये लोग कुछ आगे आए, परंतु अब यही बात है। तो मैं बार बार आपसे यही अपील करता हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज रखिए। अगर आप 10,000 रुपये भी कमा रहे हैं, 10,000 में से अगर आप 3,000 रुपये सेव कर रहे हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मैं पैसा लगाऊँ, कहाँ से मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट सही मिलेगा। पर जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, लोगों की गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख के बहकावे में आ जाते हैं कि मेरी इतनी इनकम है, मेरी इतनी इनकम है और देखो मैं कहाँ तक पहुँच गया। ये सारी जो एक ब्लैक लिस्टेड चीज़ें हैं, इनसे कम आप दूर रहिए। 100 आदमियों को कंसल्ट कीजिए, गूगल पे सर्च करिए, तब जाके इस चीज़ को आप आगे तक रखिए, क्योंकि अंत में कहीं ना कहीं आप भी इस झांसे में ना आके कल को अपना पैसा, गाड़ी कमाई जो है वो कहीं ना कहीं लुटवा दें। इसके लिए आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट।